जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था विटामिन बी का नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो बायोलॉजी के इस वन लाइनर सीरीज वाली क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। आज इसका डे 3 है, अर्थात तीसरी वीडियो है ये। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं और फैक्ट्स को। यहाँ पर अगला फैक्ट दिया है, किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन बी ये एक विटामिन का पूरा समूह होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन आते हैं। जब हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको विस्तार से समझेंगे। नियासिन, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, याद रखिएगा। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? देखिए, अभी आपने देखा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसमें एक कंपोनेंट आता है जिसका नाम होता है विटामिन B3, जिसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। आगे दिया है, विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना और घाव भरने में देरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। आगे दिया, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये रिपीटेड डेटा है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए दोस्तों, विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है, ये नींबू परिवार के फल होते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में बना होगा तो वहां पर नींबू परिवार के किसी फल का नाम नहीं दिया गया होगा, इस वजह से सेब वहां विकल्प में मिला होगा, तो यहाँ पर सेब रखा गया है। घाव भरने के लिए विटामिनों में कौन सहायक है? तो घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक होता है। आगे दिया, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी। किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स रोग में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, जो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी है विटामिन डी की। देखिए, डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगर रिकेट्स से पीड़ित है तो उसके अंदर डी की कमी है। में सब विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन डी से समृद्ध होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? विटामिन ए और डी। ए और डी का अगर आप अधिक सेवन करते हैं तो शरीर में ये स्टोर हो जाएंगे और इसका दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यह विटामिन टोकाफेराल होता है। तो टोकाफेराल या टोकोफेराल विटामिन ई का नाम होता है। कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो हरी एवं ताजी सब्जियां विटामिन ई का स्रोत होती हैं। विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में निभाता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो रुधिर स्कंदन में सहायता करता है। विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो विटामिन के। देखिए, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो रुधिर स्कंदन में सहायता करता है विटामिन के से उत्पन्न होता है, अर्थात विटामिन के रुधिर स्कंदन में सहायता करेगा। यहाँ पर दिया है अल्फा अल्फा विटामिन के का एक अच्छा स्रोत है, तो ये भी याद रखिएगा। कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन विटामिन की श्रेणी में नहीं आता है। आगे दिए, बच्चों में क्वाशियोरकर रोग किस कारण होता है? तो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन के कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर दिया है आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, याद रखिएगा।
अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु किनकी आवश्यकता होती? कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस की सहायता से अस्थि और दांत का निर्माण होता है। कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन का एक रूप है जो उष्मा के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। तो जो लवण है, लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करे ताकि भोजन का आसानी से पाचन हो सके। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गंडमाला। देखिए, गंडमाला को घेंगा या गलगंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे दिया है घेंगा या गलगंड किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण। रक्ताल्पता स्थिति किस वजह से होती है? तो आरसीबी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की कमी होने पर उसे रक्ताल्पता कहते हैं। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता, क्योंकि आरबीसी कम होगा तो लोहे की मात्रा भी कम होगी। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ क्या अंदर लेने से होता है? तो सांस के साथ लोहे के धूल अंदर लेने से लोहमयता रोग होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर विटामिन ए का स्रोत है, कैल्शियम का स्रोत नहीं है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है क्योंकि इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे नापते हैं? कैलोरी में। एक गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है? 0। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक है? विटामिन। विकर मूलतः होते हैं, तो जो विकर होता है, जो एंजाइम, इसको इंग्लिश में एंजाइम कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन होता है। भोजन के संबंध में गलत है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। आगे दिया प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति को कहते हैं क्रमाकुंचन। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया भोजन प्रायः किस में पचता है? छोटी आंत। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का। डियाडेनम का भाग है, तो डियाडेनम भी बड़ी आंत का भाग है। एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, ये भी याद रखेगा। एंजाइमों में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल के बहुलक को प्रोटीन कहते हैं और प्रोटीन एंजाइम होता है। मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो यकृत में होता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है कि पित्त का उत्पादन किससे होता है? तो पित्त का उत्पादन वहां पर पित्ताशय भी ऑप्शन रहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट वही टिक कर देते हो, गलत हो जाता है। पित्ताशय नहीं, पित्त यकृत से उत्पन्न होता है और जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये एक्स अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक। कौन आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। पेट में से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उदासीनीकरण होता है पित्त रस के द्वारा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के परिणाम स्वरूप सबसे अंत में ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज इसका उत्तर बनेगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन मानव शरीर में संचित ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। फेफड़े के प्राथमिक अंग है। देखिए, श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग फेफड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा श्वसन। फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत रक्त कहाँ जाता है? तो ये बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो श्वसन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? गर्भाशय। देखिए, गर्भाशय मतलब यूटेरस। यूटेरस जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है, न कि उत्सर्जन अंग का। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अवयव करता है? तो गुर्दा अर्थात वृक्क के द्वारा किया जाता है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? त्वचा में मौजूद होती हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है? तो गुर्दा खून के शुद्धिकरण से जुड़ा है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। यहाँ पर कोई शब्द भरा जाएगा, मानव में अमोनिया का यूरिया में बदल देता है, अर्थात अमोनिया को यूरिया में बदलता है लिवर। लिवर के द्वारा ये काम किया जाता है।
यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लिवर अगर यूरिया को बदलता है तो इसका मतलब यकृत अर्थात लिवर में होगा। आगे दिया है यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण होता है यकृत शिरा में। कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? क्रिएटिनिन सामान्य मूत्र में होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीले रंग का होता है। मानव मूत्र का पीला रंग आपने जस्ट पहले अभी देखा यूरोक्रोम के कारण, तो यूरोक्रोम इसका उत्तर होगा। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? यूरोविलिन। यूरोविलिन के कारण मल का रंग पीला होता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए पसीना शरीर को ठंडा कर देता है। आगे दिया है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजन की शक्ति सबसे कम होती है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा गंध, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो ये सेरेब्रम होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग के साथ। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो शंख पाली श्रवण से संबंधित है। और आगे यहां पर दिया मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? मित्तीय पाली से ये दृश्य सूचना का विकोडन किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कशेरुक रज्जु में। संतुलन की अनुभूति भूमि किससे होती है? अनुमस्तिष्की संतुलन से होता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लागेंटा। तो मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो गति निर्धारक हृदय में है। मस्तिष्क के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और बायां निलय। सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट आगे दिया है मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग के जांच के लिए। मतलब जो पल्स रेट होता है ये बताता है कि दिल कैसे फंक्शन कर रहा है। हृदय की धड़कन की गति में किससे संबंधित होती है? अनुकंपी तंत्रिका से। लप डप ध्वनि किसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो हृदय के परिणाम स्वरूप। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर से जिस दर से हृदय करता है। देखिए जिस दर से हृदय की गति चलती है वैसे ही नाड़ी की गति चलती है। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? विलियम हार्वे। इन्हें रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक भी कहा जाता है। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होने से। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से। कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुफ्फुस शिरा या इसे फुफ्फुसी शिरा भी कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न होता है क्योंकि हवा के बुलबुलों के कारण रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगा। आगे दिया है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण के लिए की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी की। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है अर्थात जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिमी Hg। उपकरणों में से किससे रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। इसकी सहायता से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? तो धमनियों में मापता है। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर में होता है 80 से 100 mg/। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर क्या होती है? तो 140 से 180 मिली या mg/। एक वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 300। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य के शरीर के पसलियों में कितनी जोड़ी हड्डियां होती है? तो 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है 33। तो स्पाइनल कॉलम में 33 हड्डियां होती है।
मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, ये वन लाइनर वाली क्लास लगातार चलती रहेगी। इसको लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।